दिस इज सुजाता और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रेटाइनोब्लास्टोमा, जो कि हमारे ऑप्थेल्मोलॉजी के सब्जेक्ट से है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है और इसमें से कुछ एमसीक्यू भी हैं जो कि हम लोग अपने डिस्कशन के थ्रू बताते हुए जाएंगे। बट स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मेरे काफ़ी और प्लेलिस्ट है फर्स्ट सेकंड थर्ड एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स के, जिसको कि आप देख सकते हैं। And please follow us on our Instagram page which is study with Sujata, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड नाउ लेट्स बिगिन। तो रेटाइनोब्लास्टोमा क्या है? रेटाइनो यानी कि रेटाइना को इन्वॉल्व करता हुआ, और ब्लास्टोमा यानी कि वो एक ट्यूमर है, वो एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है ऑफ द रेटाइना। और रेटाइना क्या होता है? वो हमारा न्यूरोसेंसरी लेयर होता है ऑफ आई। तो दिस इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम न्यूरोसेंसरी रेटाइना। ठीक है, यह बेसिक, अगर हम लोग नाम को उसके डिसइंटीग्रेट करके देखते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, वो है। फिर उसके बाद हम लोग इसका जेनेटिक्स इसमें क्या इन्वॉल्व है, इसमें हमारा जैसे रेटाइनोब्लास्टोमा है ना, तो आर और बी रेटाइनोब्लास्टोमा, वैसे ही इसमें आर बी जीन इन्वॉल्व होता है। कौन से क्रोमोसोम पे? 13q, यानी कि लॉन्ग आर्म ऑफ 13 क्रोमोसोम पे जो हमारा आर बी जीन होता है, विच इज बेसिकली अ ट्यूमर सप्रेसर जीन। वो म्यूटेटेड अगर हो जाए, अगर उसमें म्यूटेशन हो जाए तो अगर और उसके दोनों नॉर्मल अलील्स जो है उन दोनों में अगर वो दोनों इनएक्टिवेट हो जाए या फिर सप्रेस हो जाए तो दैट विल लीड टू रेटाइनोब्लास्टोमा। वही लिखा है मैंने 13q क्रोमोसोम, उसमें जो आरबी जीन है विच इज अ ट्यूमर सप्रेसर जीन, उसमें अगर म्यूटेशन हो उसके दोनों नॉर्मल अलील्स में, या और उसके वजह से उसका डिलीशन हो जाए या फिर इनएक्टिवेशन हो जाए उसके दोनों नॉर्मल अलील्स का, तो फिर इट रिजल्ट्स इन रेटाइनोब्लास्टोमा। इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन अदर ट्यूमर्स जहाँ पे भी आरबी जीन इन्वॉल्व हो। जैसे कि सबसे कॉमन, ये हमारा एक एमसीक्यू है, सबसे कॉमन और प्राइमरी ट्यूमर कौन सा इन्वॉल्व होता है, तो वो हमारा होता है पिनियलोब्लास्टोमा। और सबसे कॉमन सेकेंडरी ट्यूमर जो इन्वॉल्व होता है रेटाइनोब्लास्टोमा के साथ, वो होता है हमारा ऑस्टियोसार्कोमा। सेकेंडरी यानी कि ये इसके वजह से हो रहा है, और प्राइमरी यानी कि दैट इज ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बेसिकली आरबी जीन। ठीक है, फिर अकरेंस दिस इज 10% ओनली फॉर्मिलियल, उसके बाकी जो 90% है वो स्पोरेडिक होते हैं, यानी कि फॉर्मिलियल नहीं होते। ऐसा नहीं है कि फैमिलीज में पास होते आ रहा है, तो वो जेनेटिक्स के थ्रू ऑल्दो द जीन्स आर इन्वॉल्व बट दे आर मेनली स्पोरेडिक। तो उस 90% का भी अगर हम लोग फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं तो उसमें 60% आ जाते हैं सोमैटिक म्यूटेशन की वजह से और 30% आ जाते हैं जर्म लाइन म्यूटेशन की वजह से। सोमैटिक म्यूटेशन यानी कि जर्म सेल्स यानी कि गमीट्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, तो ये हेरिटेबल नहीं होता। और ये इसमें जो दोनों हिट्स मतलब क्या, म्यूटेशन को हम लोग रेफर कर रहे हैं। ये जो मैंने लिखा है बोथ हिट्स, हाँ, इसमें ये था कि जो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताना भूल गई थी कि अगर दोनों अलील्स में म्यूटेशन जब होता है हम लोग, तो हम लोग उसको मतलब दोनों अलील्स अगर म्यूटेट हो रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको डबल हिट बोलते हैं। ठीक है, तो उस फेनोमेनन को बोलते हैं हम लोग, ये बहुत फेमस है, नोट्सन्स डबल हिट। ठीक है, अगर नोट्सन्स डबल हिट हो रहा है, अगर एक ही अलील अफेक्ट हो रहा है तो आपको रेटाइनोब्लास्टोमा नहीं होता है जनरली। बट अगर दोनों आपके नॉर्मल अलील्स हिट हो रहे हैं और म्यूटेट हो रहा है तो उसको हम लोग नोट्सन्स डबल हिट बोलते हैं, और उसकी वजह से रेटाइनोब्लास्टोमा होता है। तो इसमें जो हम लोग देख रहे हैं उसमें ये दोनों म्यूटेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन होते हैं, इसलिए इसमें एसोसिएटेड ट्यूमर्स और नहीं होते। और ये मेनली मोस्ट कॉमनली यूनिलैटरल होता है। बट वहीं अगर 30% जो कि जर्म लाइन म्यूटेशन है, यानी कि जो गमीट्स में जब म्यूटेशन हो रहा है तो वो हेरिटेबल हो जाते हैं। उसमें जो फर्स्ट हिट होता है यानी कि म्यूटेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन के पहले होता है, और जो सेकंड होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। अब देखिए, रेटाइनोब्लास्टोमा इज द मोस्ट कॉमन इंट्राओकुलर ट्यूमर ऑफ इन्फेंट्स, यानी कि वो 1 से 2 साल के बच्चों को अफेक्ट करता है, उसके बाद नहीं। तो जो एम्ब्रियो है उसमें ही जनरली रेटाइनोब्लास्टोमा प्रेजेंट होता है। तो उसका जो फर्स्ट हिट है वो फर्टिलाइजेशन के पहले और सेकेंड हिट जो है फर्टिलाइजेशन के बाद है। अब अगर फर्टिलाइजेशन के पहले अगर ये म्यूटेशन होता है तो सारे के सारे जो सोमैटिक सेल्स आगे बनेंगे उन सब में ही म्यूटेशन होगा आरबी जीन का, तो उसकी वजह से ये ऑस्टियोसार्कोमा और भी सेकेंडरी ट्यूमर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। और ये मेनली बायलैटरल होता है। पैथोलॉजिकली अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखते हैं कि ये कैसे होता है। दिस इज द मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ इमेच्योर न्यूरल सेल्स, जो कि मैंने पहले बोला था। और इसमें सेल्स कैसे होते हैं, दे आर स्मॉल राउंड विथ लार्ज न्यूक्लियाई, इसलिए हम लोग इसको स्मॉल राउंड ब्लू सेल्स भी बोलते हैं, ब्लू ट्यूमर भी बोलते हैं। ब्लू बिकॉज न्यूक्लियस लार्ज है, तो और वो हिस्टोपैथोलॉजी में ब्लू अपेयर करता है इसलिए। हिस्टोलॉजिकली इसमें सबसे दो इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि इसमें 2 रोजेट्स दिखते हैं। एक है हमारा फ्लेक्सनर वेंट्रस्टेनर और एक है हमारा होमर राइट। तो फ्लेक्सनर वेंट्रस्टेनर मतलब क्या होता है कि जो कॉलमनर सेल्स हैं वो लाइन कर रहे होते हैं, वो एक सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं
अराउंड अ सेंट्रल ल्यूमेन, ठीक है। अगर ल्यूमेन है सेंट्रली तो उसको हम लोग फ्लेक्सनर विंटर स्टेनर बोलते हैं, और अगर ये ल्यूमेन नहीं है बीच में, फिर भी उसके सराउंडिंग में जो सेल्स हैं आपके वो एक इस मैनर में अरेंज है, लेकिन कोई सेंट्रल ल्यूमेन नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोराइट रोसेट। ये दोनों इसके एकदम स्पेसिफिक पॉइंट्स है हिस्टोपैथोलॉजी में। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा क्लिनिकल फीचर्स, यानी कि पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है हमारे पास, जो साइंस एंड सिम्टम्स हम लोग क्या एलिसिट करते हैं। तो पहला और सबसे कॉमन, ये हमारे से एमसीक्यू में पूछा जाता है कि द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल यानी कि प्रेजेंटिंग सिम्टम ऑफ द पेशेंट ऑफ रेटाइनोब्लास्टोमा इज ल्यूकोकोरिया। ल्यूकोकोरिया मतलब क्या होता है? इट इज अ व्हाइटिश येलो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स होता है। जब आप लाइट शाइन करते हैं उसके ऊपर, उसके आंख के ऊपर, तो एक आपको व्हाइटिश येलो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स दिखेगा, जिसको कि हम लोग एमोरेटिक कैट रिफ्लेक्स भी बोला जाता है, बिकॉज जनरली वो कैट आईज के साथ रिजेंबल, ऐसा कुछ तो भी उसका कॉन्सेप्ट होता है। तो वो होता है हमारा ल्यूकोकोरिया। फिर सेकंड मोस्ट कॉमन क्या होता है? वो होता है स्ट्रैबिस्मस, यानी कि स्क्विंट हमारा, विच इज मेनली कन्वर्जेंट टाइप ऑफ स्क्विंट। फिर पुअर विजन, पेनफुल रेड आई, ये सब। तो इस क्लिनिकल फीचर्स, इस डिजीज प्रोग्रेशन के 3 स्टेजेस होते हैं: इंट्राऑकुलर स्टेज, एक्स्ट्राऑकुलर स्टेज एंड आपका डिस्टल मेटास्टेसिस। तो इंट्राऑकुलर स्टेजेस में हम लोग देखते हैं मेनली क्विसेंट प्रेजेंटेशंस क्या होते हैं एंड पेनफुल रेड आई प्रेजेंटेशंस क्या होते हैं। तो क्विसेंट स्टेज में हमें दिखता है वही हमारा ल्यूकोकोरिया, स्क्विंट, कन्वर्जेंट टाइप, निस्टैग्मस। और 2 टाइप्स के होते हैं, या तो एंडोफाइटिक या तो फिर एक्सोफाइटिक। एंडोफाइटिक मतलब कि जब ट्यूमर हमारा रेटाइना से इनवर्ड इनटू द विट्रियस जेल, विट्रियस ह्यूमर, वो ग्रो कर रहा हो। और एक्सोफाइटिक यानी कि फ्रॉम रेटाइना, एक्सो यानी कि बाहर, फ्रॉम रेटाइना टुवर्ड्स द स्क्लेरा, ठीक है। तो वो रेटाइना और कोरोइड उन लोग को सेपरेट कर देता है, तो वो हो जाता है। फिर पेनफुल रेड आई वो क्यों होता है? इट मे बी ड्यू टू अक्यूट सेकेंडरी ग्लॉकोमा। इस स्टेज में हम लोग देखते हैं हमारा वाइड प्रोट्रूडिंग आई होती है, बिकॉज आईओपी इज वेरी रेज्ड, यानी कि इंट्राओकुलर प्रेशर इज रेज्ड। तो उस प्रोट्रूडिंग आई को हम लोग ग्लॉकोमा में बुप्थाल्मस बोलते हैं, जो कि हमें पता है। ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। फिर आता है हमारा या तो फिर वो अपेरेंट इंट्राऑकुलर इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है, या तो फिर वो ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस की वजह से हो सकता है। इसके अंदर डिटेल्स में जाने के लिए हम लोग को एक अपने आंसर फॉर्म में जब हम लोग लिख रहे हैं तो उतना नेसेसरी नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं हमारा एक्स्ट्राऑकुलर स्टेज, तो क्या होता है? ट्यूमर धीरे धीरे इनलार्ज हो रहा है। ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है और ये रैपिडली प्रोग्रेसिव है, तो धीरे धीरे इनलार्ज हो रहा है। उसकी वजह से जो हमारा आईबॉल है वो बर्स्ट होता है, मेनली कौन सी एरिया में? लिम्बस या फिर डिस्क एरिया के वहां से, यानी कि ऑप्टिक डिस्क एरिया के वहां से वो स्क्लेरा को बर्स्ट करता है, स्क्लेरा बर्स्ट होता है ग्लोब का। फिर उसकी वजह से बाहर के जो पूरे एक्स्ट्राऑकुलर टिश्यूज है वो इन्वॉल्व होते हैं, उसमें फंगेशन होता है। तो आप जनरली कैसे हैंगिंग मास देखेंगे आग के वहाँ पे, अगर वो एक्स्ट्राऑकुलर स्टेज तक प्रोसीड कर चुका है। तो डिस्टेंट मेटास्टेसिस में हम लोग क्या देखते हैं? 2 तरीके से वो उसका मेटास्टेसिस हो सकता है। एक है हमारा लिम्फेटिक से अगर होता है तो मेनली प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं, और अगर डायरेक्ट होता है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि सबसे कॉमनेस्ट स्प्रेड हमारा कहाँ होता है? ऑप्टिक नर्व, ठीक है। सबसे कॉमन मोड ऑफ स्प्रेड है डायरेक्ट एक्सटेंशन टू या फिर वाया द ऑप्टिक नर्व से होते हुए ये ब्रेन में जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ स्प्रेड दैट इज डायरेक्ट एक्सटेंशन, मोस्ट कॉमनली स्प्रेड कैसे हुआ, मतलब वाया ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन, ठीक है। ये हमारा उसके स्प्रेड और क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। क्लासिकल इसका क्लासिफिकेशन, हम लोग इसका इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जिसको हम लोग ICRP बोलते हैं, यानी कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ रेटाइनोब्लास्टोमा। उसमें 5 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप ABCDE। उसका अंदर का इतना डिटेल जाना जरूरी नहीं है, बट ब्रीफ में अगर बोलूँ तो A में अगर 3 मिलीमीटर के डायमीटर से कम हो ट्यूमर तब आता है, B में 3 मिलीमीटर से ज़्यादा हो, C में फोकल होता है अगर, फिर D में अगर मल्टीपल होते हैं एंड मल्टीपल फोकस ऑब्वियसली, एंड E में अगर वो डिफ्यूज और एक्सटेंसिव होता है, तो ठीक है। और डायग्नोसिस हम लोग कैसे करते हैं? ऑप्थेल्मोस्कोपी करते हैं, फंडस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, IOP मेजरमेंट कर रहे हैं क्योंकि ग्लोकोमा हो सकता है, इसमें LDH लेवल्स देखते हैं हम लोग हमारी, तो इससे हम लोग इसका बेसिक एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट क्या होता है रेटाइनोब्लास्टोमा का। तो 3 हेडिंग्स है जिसमें हम लोग कर सकते हैं। ईदर वी कैन ट्रीट इट कंजर्वेटिवली, यानी कि हम लोग आई को रिटेन करें और सिर्फ ट्यूमर को डिस्ट्रक्ट करें, या तो फिर हम लोग ईनिक्लिएशन कर सकते हैं, विच इज बेसिकली द रिमूवल ऑफ द एंटायर आई बॉल। उसका एक प्रोसीजर है जो कि अगर आप चाहे तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ। एंड इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये है, इट इज डन अलॉन्ग द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द ऑप्टिक नर्व,
ठीक है, या तो फिर हम लोग पैलिएटिव थेरेपी कर सकते हैं। तो कंजर्वेटिव थेरेपी में हम लोग 2 चीज़ करते हैं, या तो केमोथेरेपी करते हैं या तो फिर फोकल थेरेपी करते हैं। केमोथेरेपी में हम लोग 3 चीज़ें लिखते हैं, CVE। C इज फॉर कार्बोप्लेटिन, V इज फॉर विनक्रिस्टिन एंड हमारा E इज फॉर एटोपोसाइन। इसका हम लोग ये 3 है ना, तो 3 वीकली, वैसे अगर हम लोग ऐसा याद रख सकते हैं, ये केमोथेरेपी हम लोग 3 वीकली करते हैं और 3 into 2 यानी कि 6 साइकिल्स करते हैं इसका। और फोकल थेरेपी में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्रायोथेरेपी, लेजर फोटोकोagulation, थर्मोथेरेपी या फिर एक्सटर्नल बीम लेजर बीम रेडियोथेरेपी। वही पैलिएटिव में भी वही सब सेम चीज़ें हैं, हम लोग CVE रेजिमेन देते हैं या तो फिर एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी देते हैं। एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी आजकल हम लोग यूज़ नहीं करते, और अगर हाफ ऑफ द रेटिना इज इन्वॉल्व और उसमें ग्लॉकोमा है, तब फिर हम लोग हमारे इनिक्लेशन के लिए जाते हैं। एंड अगर इसका प्रोग्नोसिस देखें तो अगर ये अनट्रीटेड है तो इट इज़ वेरी बैड, द पेशेंट डाइज। एंड अगर इनिक्लेशन किया जाता है तो तभी भी ठीक रहता है। एंड इसका पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स अगर हम लोग देखते हैं तो ऑब्वियसली वो ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि अगर वो इन्वॉल्व हो गया तो हम लोग के लिए इन्यूक्लिएशन भी डिफिकल्ट हो जाता है। एंड हमारा एक्सटेंसिव कोरोइडल इन्वॉल्वमेंट, वो सब हम लोग देख सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में मेन याद रखना हम लोग को CVE विच इज कार्बोप्लेटिन, विनक्रिस्टिन एंड एटोपोसाइन। तो ये था मेरा डिस्कशन अबाउट रेटाइनोब्लास्टोमा। अगर आपको पसंद आया हो मेरा डिस्कशन एंड वे ऑफ प्रेजेंटेशन तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मेरी काफ़ी और प्लेलिस्ट है 1st, 2nd, 3rd MBBS के सब्जेक्ट्स की, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज, फॉलो स्टडी विद सुजाता, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, जहाँ पे कि हम लोग MBBS से रिलेटेड कुछ भी फैक्ट्स अपलोड करते रहते हैं, या कुछ क्वेश्चंस या फिर सम ईजियर वेज टू रिमेंबर समथिंग, ऐसे सब अपलोड करते हैं। हमारा वो मोटिव है एक्चुअली अपलोड करने का। एंड अगर कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिस पे भी आप चाहे कि मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप मेरे को डायरेक्टली भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीकेंड, टिल देन बाय बाय।